नमस्कार, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। फरीदाबाद में विदेशों से आए 209 लोगों ने कोरोना जांच में अपने गलत फोन नंबर और एड्रेस दिए जो गायब हैं, जिसको लेकर फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने डीसी और पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है। आपको बता दें, सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि कोरोना के 7 नए मामले भी बीते 24 घंटे में सामने आए, जबकि एक व्यक्ति उपचाराधीन है। बाकी सभी को घर पर ही आइसोलेट किया गया है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को देखते हुए बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई, उनको दूसरी डोज जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि 14 दिन के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, जो कि कोरोना से लड़ने में काफी मदद करता है। 7 मरीज आए थे, उनमें 3 को छुट्टियां हुई थी। टोटल 40 एक्टिव मरीज हैं। एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज है ईएसआई 3 के अंदर, अंडर कंट्रोल है, और बाकी 39 मरीज घर पे है, होम आइसोलेशन में है। लेकिन फिर भी मैं लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि कोरोना की तीसरी वेव को बचाने के लिए हम सभी ने मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। इसके अलावा सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगाना बहुत। फरीदाबाद नगर निगम द्वारा स्वच्छ के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि स्वच्छता बनी रहे। नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव की तरफ से बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद अभियान की शुरुआत की गई, लेकिन अब इस बीच एक और नया अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें, इसका नाम है 31 दिसंबर याद है ना रखा गया है। इसको लेकर एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत कुलडिया ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। जरा देखिए। फरीदाबाद नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव की स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद मुहिम को अब लोगों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। एनआईटी फरीदाबाद 1 नंबर की मार्केट में अतिक्रमण को खुद दुकानदार हटाते हुए नजर आए और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान की भी प्रशंसा करते नजर आए। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा स्वच्छता अभियान के साथ साथ में पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है और अब ऐसे में नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव को लोगों का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम एनआईटी के 1-2 मार्केट में हैं और आपको पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूं कि ये देखिए, जो तमाम लोग हैं अतिक्रमण अपने आगे से दुकानदार खुद यहां हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इसी अभियान का नतीजा है कि तमाम जो जितने भी दुकानदार थे जिन्होंने पहले अतिक्रमण 8-8 फुट 6-6 फुट आगे किया हुआ था, अब वो अपने आप ही खुद इसको हटाते हुए देखे जा सकते हैं। और ना केवल यहाँ बल्कि आपको मैं अगर मार्केट की तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए, जो आप ये खुली मार्केट जो जगह देख रहे हैं, ये इसी का नतीजा है, क्योंकि यहाँ से निकलना एक बड़ा बेहद मुश्किल काम था। घंटों लोगों को जाम में रहना पड़ता था और इसी वजह से कई बार लोग यहाँ आने से कतराते थे। लेकिन अब जिस तरह से इस अभियान को आगे चलाया गया और एक तरह से जिस सख्ती बरती गई, उसी का नतीजा है कि अब लोगों का साथ भी अब निगम कमिश्नर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां 10-10 फीट तक आगे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था और इसी अतिक्रमण को अब स्वयं लोग यहां हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच में मैं अगर आपको बात करूं तो निगम कमिश्नर की तरफ से पहले 15 दिसंबर तक का वक्त दिया था। साफ तौर से चेतावनी दी थी कि या तो वो खुद अपने अतिक्रमण को हटा लें, नहीं तो उनका अतिक्रमण अगर निगम हटाएगा तो उसका हर्जा खर्चा भी देना पड़ेगा। और इसी की बदौलत अब जो लोग हैं वो निगम के साथ आ रहे हैं। बात भी करेंगे तमाम लोगों से। सर, खुद अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये बड़े भीड़ भाड़ वाला बाजार था, क्या कहेंगे? नहीं, वैसे अच्छा कर रहे हैं। वैसे देखा जाए, जो हमारे कमिश्नर जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन पहले जिस तरह से यहाँ लोगों का निकलना बड़ा बेहद मुश्किल था, क्या कहेंगे अब कितना आसान हो जाएगा? नहीं, अब तो बहुत आसान हो जाएगा। आराम से गाड़ियाँ जा सकेंगी, हर काम आराम से हो सकेगा। बिल्कुल, लोगों का पूरा साथ मिल रहा है इस मुहिम में? बिल्कुल सबका साथ मिल रहा है। तो आप खुद अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं खुद अतिक्रमण जो हटा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसी मुहिम का नतीजा है। बात करेंगे सर आपसे भी। क्या नाम है आपका? सर खड़े हो जाएं एक बार। मेरा नाम सरदार महेंद्र सिंह है। सरदार जी, खुद आप हमारी दुकान, इधर आ जाओ। हमारी दुकान
1979 से 6 फुट चादरें कम्प्लेक्स ने मंजूर की थी, जिसकी हम तहबाजारी दे रहे थे। फिर भी हमने कमिश्नर साहब की बात मान के 6 फुट की बजाय 4 फुट कर दी गई है। ये अब अच्छा कदम कमिश्नर से ये अच्छा ही है। अब कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि जो मार्केट के अंदर बड़े बड़े दुकानदार हैं जिनका 10-10 फुट बरांडा है, उनके साथ भी ढिलाई न बरती जाए। बड़े वाजिब सा सवाल है आपका, ये होना भी चाहिए क्योंकि ये जो एक तरफा कार्रवाई होनी भी नहीं चाहिए। तो आपकी मांग ये है कि जो ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं हटा रहे हैं वो भी आगे आए। और जिन्होंने दुकान के आगे 10-10 फुट के बाद शटर लगा रखे हैं वो भी हटने चाहिए, नहीं तो हमें भी इजाज़त देनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सभी के लिए समान कानून हो। बिल्कुल समान कानून। लेकिन अगर हटता है, ये पूरी तरह से साफ होता है, तो क्या फ़ायदा दुकानदारों को भी होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन एक बात और कमिश्नर साहब से हम कहना चाहते हैं कि अंदर 4 व्हीलर अंदर बंद की जाए, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर आने की इजाज़त हो और चांदनी चौक की तरह हो। सड़क को 1 वे बनाना चाहिए। इसमें हम पूरे का पूरा सहयोग करेंगे। पूरी तरह से सहयोग निगम के अधिकारियों को, यहाँ दुकानदारों का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में उनकी तरफ से निगम कमिश्नर को सलाह भी दी जा रही है कि मार्केट के अंदर 4 व्हीलर्स को बंद किया जाए। और ऐसे में इसको यहाँ तक कि दुकानदार कह रहे हैं कि चांदनी चौक जैसा माहौल यहाँ दिखाई दे, इसीलिए सभी तमाम दुकानदार जो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं उनके भी अतिक्रमण को निगम खुद हटाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और फरीदाबाद नगर निगम द्वारा स्वच्छ के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव की तरफ से बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद अभियान की शुरुआत की गई, लेकिन अब इस बीच एक ऐसा नया अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम 31 दिसंबर याद है न रखा गया है। इसको लेकर एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत कुलडिया ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की, जरा देखिए। फरीदाबाद नगर निगम द्वारा बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद, बड़े जोर शोर से इस अभियान को चलाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और अभियान की शुरुआत अब कर ली गई है और इस अभियान का नाम दिया गया है 31 दिसंबर याद है ना। ये आखिर क्या है 31 दिसंबर याद है ना स्लोगन? इसको लेकर हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर फरीदाबाद नगर निगम इंद्रजीत कुलेड़िया साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये आप देख रहे हैं कि एक नया नारा आपने फिर दोबारा से दे दिया, 31 दिसंबर याद है ना। ये किस लिए याद करना है लोगों को? ये इसलिए याद करना है लोगों को कि 31 दिसंबर तक हम सारा एरिया, हमारे इर्द गिर्द का, हमारे सारे घर, हमारे गलियां, हमारे सराउंडिंग, हमारे प्लॉट, हम सब चीज़ें साफ़ करके नए शहर को नए साल में नए तरीके से लेके जाएं। ये हम लोगों का एक इसमें पीछे इसके मेन उद्देश्य ये। तो ये मान के चलें कि शहर की सफाई का टारगेट आपने अब 31 दिसंबर दे दिया है। वक्त कम है लेकिन हो जाएगा क्या साफ? नहीं, हम इसमें गार्बेज जो हिप्स पड़े हैं, जो गार्बेज हिप्स हैं, उनको उठाएंगे। हम इसमें कई चीज़ें करने जा रहे हैं जिसमें हर घर को हम हमारी गाड़ियां भेज के कवर करेंगे और सारे गार्बेज को उठाएंगे। उसके बाद हम जो दूसरे जो लोग गार्बेज फेंक देते हैं उनको उठाएंगे, वहाँ से उनको आदत डालेंगे कि ताकि वो बाहर ना फेंके। इस चीज़ को हम साथ साथ करते जाएंगे। तो क्या मान के चलें, जिस तरह से पिछले दिनों आपने मेगा ड्राइव एक NIT एरिया में चलाया था, तो उसकी सफलता के बाद में एक और नया ये आ गया है कि अब ये भी सफल बनाना है। इस तारीख के 31 तारीख के बाद में हर आदमी को चालान, हर आदमी जो भी वायलेशन करेगा उसको पेनलाइज किया जाएगा। इसलिए हम 31 दिसंबर को सबको टारगेट जो लेके चले हैं उसको कंप्लीट करके फिर आगे से उस दूसरे एक्शन मोड में जाना चाहते हैं। ये तो हम देख रहे हैं, इस अभियान को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी चालानिंग की बात की जा रही थी 15 दिसंबर से, उसको बढ़ाकर कमिश्नर साहब की तरफ से 19 तारीख कर दी गई है। तो क्या लोगों का इसमें साथ आपको मिल रहा है, इसलिए ये तारीख बढ़ाई गई है क्योंकि अपने आप लोग आगे आ रहे हैं सामने? इसमें लोगों ने इतने युद्ध स्तर पे अपने कब्जे हटाए हैं, इतना सहयोग है, उस सहयोग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इसको 4 दिन, कमिश्नर साहब द्वारा फैसला लिया है कि इसको 4 दिन आगे और बढ़ा दें, जिसमें
जिस भी किसी का इंक्रोचमेंट है वो हटा लें, उनका कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हम जो कब्जे उसके बाद जो हटाएंगे उसके साथ साथ हम उनसे जिसने कब्जा किया हुआ है उससे जितना खर्च हमारा आएगा वो भी हम रिकवर करने वाले हैं। तो उसकी वजह से लोगों ने, नागरिकों ने टाइम मांगा है जो कमिश्नर साहब ने दिया है। सर, एक चुनौती एक और है, जो फरीदाबाद शहर के जो पारंपरिक बाजार हैं, पुराने बाजार हैं, उनमें एक चुनौती है इंक्रोचमेंट को हटाना। उसे कैसे देख रहे हैं? कल रात को भी NH1 जो मार्केट थी उसमें जो दुकानदार थे उन द्वारा कब्जे हटाए जा रहे थे, रात को भी हटाए जा रहे थे। 10-11 बजे तक की खबर हमारे पास है कि वो चले हुए थे और कमिश्नर साहब भी उस टाइम मार्केट में घूम रहे थे। तो इससे लग रहा है कि अपने आप ही हटाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे को इतना बढ़िया सहयोग मिल रहा है सबका, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इतना सहयोग कहीं से मिला नहीं है अभी तक जितना मिल रहा है। इससे हम कामयाब, इससे हम पूरी कामयाबी हमें मिलेगी, हम कामयाब होकर रहेंगे। आप कामयाबी की बात कर रहे हैं, ज़रूर मिलनी भी चाहिए कामयाबी, लेकिन जो ऐसे लोग जो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं उनको क्या चुनौती देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? उनके हम चालान करेंगे। जो टेम्परेरी जो इंक्रोचमेंट रहेंगी, जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट करेंगे उनका हम दुकानदारों का चालान करेंगे। जो परमानेंट इंक्रोचमेंट रहेगी उनको हटाएंगे और उन पे जो पैसा हमारा कॉरपोरेशन का जो खर्च होगा, जो मशीनरी का है, डीजल का है, हमारे एम्प्लॉयज़ का है, जितना खर्च है वो सब खर्च उनसे रिकवर करेंगे हम। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर नगर निगम के इंद्रजीत कुलेरिया साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि लोगों का सहयोग ज़रूर मिल रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो असहयोग में साथ हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए चेतावनी भी है कि अगर इंक्रोचमेंट वो खुद नहीं हटाते तो फिर निगम हटाएगा और उसके साथ साथ में उन्हें उसका हर्जा खर्चा भी देना पड़ेगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और फरीदाबाद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस समारोह फरीदाबाद के सेक्टर 12 वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स टाउन पार्क में इसे मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपायुक्त जितेंद्र यादव बने हैं। शैल स्मृति में युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर डीसी ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत की खुशी हर देशवासी के मन में उमंग से भर देती है। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। 1971 में जो भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया था, उनकी श्रद्धांजलि, उनके साहस को शत नमन। मैं फरीदाबाद के सभी डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, सभी हमारे सैनिक जो यहाँ रह रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, शत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उस बहादुरी का काम आज हमने यहाँ पे उन सभी अपने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और सभी फरीदाबाद के नागरिकों से मेरा संदेश है कि हम यहाँ पर सेफ़ हैं क्योंकि हमारे जवान बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हमेशा ही सैनिक का सम्मान करो। और विजय दिवस में जो पराक्रम भारतीय सेना ने, तीनों सेनाएं, हमारी वायुसेना, जल सेना या आर्मी, तीनों ने जो दिखाया, उसको शत नमन, शत श्रद्धांजलि। शहर अपना घर छोड़ के हमारी सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, तो मेरी सभी भारतीय नागरिक से और फरीदाबाद के सिटीजन से भी यही आग्रह है, आवेदन है कि जहाँ भी आप सैनिक देखो, किसी डिपार्टमेंट में हो या किसी बाकी जगह भी, उसको नमन करो। और आइए अब आपको सीधा इंडिया न्यूज़ के मंच पर लिए चलते हैं। जो सरकार के बीच में समझौता हुआ और मुझे लगता है कि MSP के ऊपर भी एक कमेटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है बनाने के लिए, और उसमें किसान और वैज्ञानिक और तकनीकी लोग जुड़ेंगे। तो आने वाले समय में किसानों के हित में निश्चित रूप से सरकार फैसले पहले भी लेते आई है और आने वाले समय में भी लेगी। तो राकेश भाई ठीक ही कह रहे हैं कि जो बातचीत हुई वो अच्छा हो गया, इसमें किसी की जीत या हार का सवाल नहीं है। किसानों के लिए आप आंदोलन कर रहे थे और सरकार ने अपना निर्णय लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदनशीलता का परिचय दिया, बड़ा दिल दिखाया और देश के हित में कृषि कानूनों को वापस भी लिया। और मुकदमों की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कि जो जघन्य अपराध हुए हैं, चाहे वो लाल किले की कुछ घटनाएं हो सकती हैं, चाहे वो एक महिला के साथ बलात्कार की घटना थी, चाहे वो एक व्यक्ति को हत्या करके काटा गया, उसके अंग को काटा गया, तो ये मुझे लगता है कि ये तो उस परिधि में नहीं आएंगे। लेकिन बाकी किसानों ने जो आंदोलन अपने किए हैं उसके मुकदमे वापस लेने की सरकार ने कहा। किसान आंदोलन के नाम पर राजकुमार जी का ये कहना है किसान आंदोलन के नाम पर जघन्य अपराध हुआ है। मुझे तो सुनाई देता है जो राजकुमार जी कहते हैं। क्या सुनाई देता है आपको? मैं ये बता रहा कि जो ये कह रहे हैं
वो तो कोर्ट में जा रहे हैं, वे कोर्ट करेगा उनका, उनके वापसी लेने का ना, उनको सरकार वापसी लेती। और हमारे जो दूसरे मामले हैं, भाई कोई किसी का कत्ल करेगा तो 302 लगेगी, वो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके वापसी लेने की नहीं हमने बात करी। चलिए, किसने कत्ल किया, कौन कातिल है, वो अलग बात है, लेकिन आगे ये तो नहीं कहेंगे ना राकेश टिकैत की बक्कल ताड़ देंगे। अरे वो तो पुरानी बात बक्कल तो नहीं ताड़ेंगे ना? तुम छेड़खानी क्यों करवा रहे? अरे छेड़खानी वो तो टाइम टाइम पे क्या पता भाई क्या हो। अभी समझौते की तरफ मामला जा रहा है, संघर्ष से समाधान की तरफ जा रहे हैं। हम तो समाधान वाले लोग हैं। 6 महीने पहले आंख में आंसू था, आज क्या है? आज तो जा रहे हैं, आज घर की तरफ गए हैं और वापसी गए हैं। अभी यूपी वाला हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूं। एक पोस्टर देखा मैंने, पॉलिटिकल पार्टी का एक पोस्टर था, नाम नहीं लूंगा। 2 बड़े बड़े नेता थे, बीच में राकेश टिकैत यूं किए हुए ऐसे नजर आ रहे थे। यूपी के इलेक्शन लड़ेंगे क्या? ना, अब कहे ये प्रेस वाले एक पार्टी बना ले, ये भी पॉलिटिकल पार्टी का मजा है, प्रेस वाले भी ले ला अब की बार। भाई घर के चैनल हैं। अरे मेरे लिए मजा नहीं, मेरे लिए सजा था अपने जब रोड बंद हो गया। अपने कैंडिडेट खड़े कर लो, इस पॉलिटिकल पार्टी का मजा आप भी ले लो, हमें तो लेना नहीं। हमें मजा नहीं, हमें तो पत्रकारिता करनी ना है। ना, जो दिख रहा है आपके सामने पूछ लिया। ना करो नहीं। देखो हमने कह सीधे ये कहिए, दिया हमें तो लड़ना नहीं, हाँ हमें नहीं लड़ना। और हमने ये पोस्टरों का बात जरूर आई, कल भी ये कई लोगों ने करा, किसने लगा लिया होगा। हमने उनको कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारा इस्तेमाल ना करे, वो अपने पोस्टर पे हमारा वो ना लगावे, ये हमने सबको कहा है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिलेगी क्या? देखिए, अभी कमेटी बनाने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। एक कदम आगे बढ़ाया है। किसान यूनियन की मांग थी, राकेश भाई यहाँ बैठे हैं, उन लोगों ने मांग की एमएसपी के ऊपर कमेटी बनी है, उसमें निर्धारण होना चाहिए, किसान का नुकसान ना हो। अभी भी गडकरी साहब भी जैसे चर्चा कर रहे थे, सब लोग जानते हैं कि अगर बाजार में भाव एमएसपी से अगर ज़्यादा मिलता है बहुत, तो कई बार ऐसी कठिनाइयों को जरूर देख लें, किसान का नुकसान ना हो। किसान के फायदे के लिए जो भी किया जाना होगा वो सरकार करेगी। मैं आपको बड़ी प्रतिबद्धता से ये कहना चाहता हूँ। लेकिन कितने किसानों का फायदा? क्योंकि कहते हैं ना कि एमएसपी का फायदा देश के सिर्फ 6% किसानों को मिलता है। आप 6% वालों के साथ हैं या 94% वालों के साथ? नहीं, जब जाए एमएसपी होगी तो सबको होगा फायदा, जो भी किसान खेत में पैदा कर रहा। नहीं, 6% को मिलता है, डेटा है मेरे पास। डेटा किसने दिया? और डाटा नाम बताओ उसका। मेरे पास सुन तो लीजिए आप, मेरे पास कृषि मंत्रालय का डेटा है, मेरे पास में खुद किसानी के जितने डेटा हैं वो सीधे बताते हैं 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। 20 से 22 फसलों पर एमएसपी का फायदा मिलता है, बाकी का क्या? पहले इन पर तो कर दो, उन पर भी करो। हम तो कह रहे हैं कि लागत के आधार पे आप 50% जोड़ के दे दो सभी पे ही। आप जोड़ो तो उसमें भाई दूध पे भी चाहिए, फल फ्रूट पे भी चाहिए, सब पे चाहिए, आप जोड़ के दे दो, क्योंकि नुकसान तो किसान को ही हो रहा है ना। आप जोड़ के दो उसको। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, कृषि कानून की वापसी 19 तारीख को, 19 नवंबर को, बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, ये फायदा और नुकसान की बात नहीं है। और 3 कृषि विधेयक लाए गए थे तब और वापस लिए गए तब। मुझे लगता है इसको कोई फायदे और नुकसान की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। 5 विधानसभा के राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से है और आप देखिएगा कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक में अभी राकेश भाई ने बिल्कुल ठीक विषय एमएसपी का रखते भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, किसान का किसी कीमत पर अहित न हो जाए। किसान के भले के लिए ही हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई, किसान क्रेडिट कार्ड आया, किसान मानधन योजना आई, किसान फसल बीमा योजना आई। लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं कि किसान की कमाई 1 महीने की 9,000 से कम है। राकेश टिकैत कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। राकेश टिकैत कहते हैं C2 फॉर्मूला लागू नहीं किया। तो फिर कैसे किसानों का हित? देखिए, राकेश टिकैत ये कहते हैं कि 2022 में कैसे किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, इसका फ्रेमवर्क बताइए कैसे। पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीयत में ये आया कि किसी भी कीमत पर किसान का भला हो। एक टारगेट फिक्स किया गया, एक नीयत तय की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री जी लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज भी प्राकृतिक खेती पर गुजरात से आनंद से उन्होंने पूरे देश के किसानों को संबोधित किया और उसमें कहा कि भाई हमें प्राकृतिक खेती को भी अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से कीटनाशक और जो आपके फर्टिलाइजर और जो अन्य प्रकार के जो जहरीले पदार्थ आजकल खेती में सम्मिलित हुए हैं, तो उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। एमएसपी के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने पिछले दिनों भी चर्चा की थी
कि 1973 में एक बार आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसमें उसे लेवी आंदोलन कहा गया था। लेवी आंदोलन क्यों चला? कि गेहूं का जो बाजार भाव था उससे एमएसपी आधे भाव में एमएसपी सरकार खरीद रही थी। तो किसान पे एक प्रेशर बनाया गया कि भाई आपको एमएसपी जो सरकार ने तय किया उस पर बेचना पड़ेगा, अगर आप उस पर नहीं बेचोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और पूरे प्रदेश के अंदर आप बुजुर्गों से पूछेंगे, मैंने भी बात की बुजुर्गों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी लेवी आंदोलन हुआ था और सरकार ने बहुत जबरदस्ती की और किसानों का गेहूं जबरदस्ती खरीदा और बाजार में भाव अलग था। जैसे मैंने कहा सरसों का भी बाजार में भाव मान लो 7,000 के आसपास है और एमएसपी है 4650 की। तो एक कमेटी बन गई है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एमएसपी के ऊपर किसानों के हित में ये जो वेरिएशन रहता है रेट्स का, इसके ऊपर सरकार सोचेगी, अपने जो वैज्ञानिक हैं वो सोचेंगे, किसान प्रतिनिधि उसमें होंगे। हमने राकेश भाई से पिछली बार भी चर्चा की थी कि आप सब लोग उसमें जो भी सरकार तय करे आप लोग के समझौते में आप लोग भी रहें, किसानों के प्रतिनिधि रहें और उसमें तय हो जाए कि भाई किसान के हित में एमएसपी पे क्या निर्णय लेना है, जो किसान के हित में हो वो निर्णय एमएसपी पे हो। लेकिन मुश्किल यह है ना कि राकेश जी आप कहेंगे कि बड़ा आनंद ले रहा हूं मैं, लेकिन मुश्किल यह है कि राकेश टिकैत को हम सुनना चाहते हैं कि एमएसपी की बात करें, राकेश टिकैत को हम सुनना चाहते हैं कि रकबे की बात करें, राकेश टिकैत को हम सुनना चाहते हैं कि अनाज की बात करें, खेती की बात करें, किसानी की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, लेकिन राकेश टिकैत किसकी पिच पे खेल रहा है? अब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। यूपी से एक आवाज निकलती है कि अब्बा जान वाली सरकार अजीब थी, तो आप कहते हैं चचा जान। ये कौन से राकेश टिकैत हैं? किसानी छोड़ के चचा जान। ये दिन में तो अलग अलग स्कूल में पढ़े, रात को ट्यूशन एक ही जगह ले दोनों। रात का इनका जो ट्यूशन है ना वो एक ही क्लास में हो। अरे तो राकेश टिकैत क्रैश कोर्स करके आए क्या उसी ट्यूशन का? नहीं मुझे पता नहीं, मैं जानू। आपने क्रैश कोर्स किया है क्या? पता हमें ये अब्बा जान चचा जान कौन कहाँ पढ़े। इस तरफ जहाँ देश को ले जाना चाहते हैं वहाँ देश अब नहीं जाएगा। कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश जाना जाएगा, ये देश दो चीज पे आधारित है, हाँ। ऋषि और कृषि पर आधारित देश ये है। ऋषि पद्धति हिंदुस्तान की मजबूत है, जब ही उसको विश्व गुरु कहा गया है, लेकिन उसके साथ में हिंदुस्तान की कृषि भी मजबूत है। यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ की कल्चर है, यहाँ की कृषि तो मजबूत। सुन लो एक मिनट बात, आप उसको भी छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे मैंने देखा प्रधानमंत्री जी का फोटो लगे हुए, तिलक लगा रखे पूरे, उसी के साथ में एक फोटो यहाँ पे किसान का भी लगा देते। अगर ऋषि मजबूत होगा तो देश की कृषि पद्धति भी मजबूत होगी। आप एक को कमजोर करोगे तो देश डिस्टर्ब होगा, एक को कमजोर मत करो। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर देश की कृषि पद्धति कमजोर होगी, किसान की फोटो छोड़ दीजिए, किसान को गारंटीड इनकम की बात। अरे यहाँ लगा देते हैं एक फोटो किसान का भी। क्या आप भी बन जाइए ना त्रिपुंडधारी, मंगाता हूं मैं तो हूं ही, मेरे से ज्यादा कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं। मैं तो बता के एक पद्धति पे चल के देश नहीं चल सकता, एक पद्धति पे देश नहीं चलेगा। कौन वाली पद्धति? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे जहां उड़ चाह रहे वहां देश नहीं जाने का। अब ये देश हमने बताया, ऋषि पद्धति का मतलब है कि सभी धर्मों को समान मानो, ये है सबको मानो। ठीक है। और कृषि पद्धति ये है कि देश की कृषि भी मजबूत होगी। ऋषि और कृषि तो ठीक है। दो पद्धति पे आप चलोगे तो ये देश बचेगा और देश पूर्ण रूप से काम करेगा। ऋषि और कृषि तो ठीक है, लेकिन अगर राकेश टिकैत पोस्टर बॉय बनने लगे तो मैं क्या करूं? अब समझिएगा क्यों, समझिए क्यों। बताओ। मैंने आज से लगभग साल भर पहले देखा राकेश टिकैत, मैंने साल भर पहले देखा जोगिंदर सिंह उग्राहा, मैंने साल भर पहले देखा दर्शन पाल, मैंने साल भर पहले देखा गुरनाम चढ़ूनी, लेकिन पोस्टर बॉय के तौर पर नजर आए कौन? राकेश टिकैत। आंसू बहाते नजर आए कौन? राकेश टिकैत। चचा जान करते हुए नजर आए कौन? राकेश टिकैत। बवाल करते हुए नजर आए कौन? राकेश टिकैत। बक्कल ताड़ते हुए कौन नजर आए? राकेश टिकैत। तो आपको हम किसान कहें या पोस्टर बॉय कहें? ये देश जो कुछ समझना चाहो समझ लो, और आप जो कुछ समझना चाहो वही आप समझ लो। हम सब कुछ हैं, सारे हम ही हैं। कैसे भाई? जो आप समझना चाहते हो वही हैं हम। किसान सब कुछ है, आप सारे सब कुछ नहीं, नहीं भाई, आप ही तो कह रहे हो भाई। नहीं है। हमने कह दिया कि जो आप कह रहे हो हम वे के भी मान लो। इन किसानों का गांव का भला हो जाने दो। ये कुछ सरकारें रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही, इसे अभी हटाओ ना। चुनाव आचार संहिता तक इसको देख ले क्या क्या काम करती है।
राजकुमार एक मिनट क्या कहा आपने? चुनाव आचार चुनाव संहिता आचार यानी संहिता राकेश टिकैत के दिमाग में चुनाव हाँ, है। दिमाग में तो है। राकेश टिकैत के दिमाग अच्छा, में मेरे चुनाव है। हाँ, चुनाव है। चुनाव से अलग नहीं है राकेश टिकैत। चुनाव से अलग कौन है देश में? चुनाव लड़ेंगे राकेश टिकैत। ना चुनाव तो आप लड़ोगे, हम तो राजनीतिक लड़ते दल के साथ में रहेंगे ना, राकेश हम नहीं टिकैत। रहते। किसके साथ में रहेंगे राकेश हम नहीं टिकैत? रहते किसी के साथ। समाजवादी, किसान के साथ बीएसपी, में, किसान आम के आदमी साथ में। पार्टी, किसान के साथ AIMIM। में आपको पता नहीं। हाँ। राइट तो यह होगी कि एंकर भी सारे कोर्स कर साल लगे यहाँ पे। पहले हर विभाग का अलग अलग होता था। अब ये है मामला, सुनो। हाँ। चुनाव आचार संहिता तक ये है कि चुनाव आचार संहिता तक सरकारें बहुत काम करती है। जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो फिर वो कोई घोषणा पे काम नहीं करती, तो एक किस्म से ब्रेक लग जाएगा करीब 3 महीने के लिए। तो ये है कि चुनाव आचार संहिता है, इस पे सरकारों को काम करने दो। हरियाणा में किसकी सरकार है? किसकी है? बीजेपी। उत्तर प्रदेश में किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। गेहूं का, फसलों का रेट सब जगह एक ही होगा? बिजली के रेट में अंतर क्यों है? वहां 35 रुपए हार्स पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हार्स पावर है। क्यों? हरियाणा में रेट ज्यादा हैं फसलों के, उत्तर प्रदेश में कम है। क्यों भाई? उसकी बराबरी कर दो हमको हरियाणा की। क्या खट्टर साहब मजबूत हैं क्या योगी जी से? और आंध्रा में कुछ जगह भाई जहां से 4 साहब आते हैं, हाँ। ये भी 175 रुपए थे और ये तो और ज्यादा देते हैं, क्योंकि जो वो हाँ। सुन तो लो, हाँ। जो आगरा है, ताजमहल है, हाँ। ये उसका टैक्स और देते हैं। वहां बिजली का रेट और भी ज्यादा है आगरे में। ये उससे भी वो है। अरे सिर्फ आगरा मत याद कीजिए ना, अयोध्या भी याद कीजिए, मथुरा भी याद कीजिए, हाँ। काशी विश्वनाथ भी याद कीजिए। मथुरा नहीं बढ़ना, अब मथुरा बढ़ना ही नहीं। हाँ। मथुरा का टारगेट वहां का किसान बैठा हुआ है चारों तरफ को। ज्ञानवापी का अंदाजा से सबको है। मथुरा नहीं बनना, अयोध्या मथुरा नहीं बनना, वे चिंता कर रहे सब। अयोध्या प्रभु श्री राम की है, समझ लीजिए ना आप। अयोध्या प्रभु श्री राम की है, भारत भी प्रभु श्री राम का है। राजकुमार।